हेलो बच्चों। तो आज ये एनसीईआरटी मैथ का पहला चैप्टर तुम लोगों को बताने जा रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ये बोर्ड एग्जाम के पहले तुम लोगों का पूरा 15 चैप्टर वन शॉट रिवाइज करवा देंगे। और इसमें रियल नंबर में मैथ का जो पहला चैप्टर हमारा है रियल नंबर है। रियल नंबर हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, इसमें वैसे है कुछ नहीं, ये बहुत आसान चैप्टर है। जो कैलकुलेशन हम लोग पहले किए हैं, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब पहले किया गया है, वही यहाँ भी करना है, बस थोड़ा सा तरीका दूसरा होगा। सारी चीजें जो क्लास थर्ड में पढ़ते हैं, फोर्थ में पढ़े हैं, वही यहाँ भी करना है। जैसे हम लोग पहले डिवाइड, इसमें देखिए इस पूरे चैप्टर में बस केवल 3 चीजें हम लोग को पढ़ना है। एक यूक्लिड डिवीजन लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। दूसरी चीज इसमें पढ़ना है एल्गोरिदम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और तीसरा इसमें हमको पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो ये सिर्फ 3 चीजें इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इसमें भी ये जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम को हटा दिया गया है। तो मेनली हमको पढ़ना है इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और लेमा का ये डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ निकालना। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि लेमा वाला पोर्शन तो ये पूरी तरह से कट गया है। मतलब एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है उसमें 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी इसमें कुछ करना नहीं है। एचसीएफ निकालना, देखो एचसीएफ हम लोग पहले भी निकालते थे, वही एचसीएफ यहाँ भी निकालना है, लेकिन लेमा का यूज करके। लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन लेमा का यूज करके हम एल्गोरिदम से एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड किया जाता है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं। लेमा क्या होता है, एल्गोरिदम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। जैसे लेमा क्या है, लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। ये पहले से प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट होता है। जैसे हम लोग एक्सियम पढ़ते थे क्लास 9th में कि जो कुछ चीजें हैं जो ट्रू है उसको मानना ही पड़ेगा, वैसे हमारा लेमा भी होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, जिसका यूज करके हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। जैसे इसमें डिवीजन हम लोग पढ़े थे, सबसे सिंपल डिवीजन हम लोग पढ़े थे। जैसे 2 से डिवाइड करना हो 17 को, तो 2 8 जा 16, 1 आया। अब इसको हम लोग कैसे चेक करते थे कि हमारा डिवीजन सही है या गलत है? क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते थे। 17 इक्वल 2 इंटू 8 प्लस 1, ऐसे ही तो किया जाता था ना। सेम वही प्रोसेस इस लेमा में भी करना है। लेमा में भी हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि एक इंटीजर है हमारा a, जिसको 20 से डिवाइड किया गया, क्वोशिएंट आया q और रिमाइंडर आ रहा है। तो इसको लेमा के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? लेमा के फॉर्म में लिखा जाएगा a इक्वल बी क्यू प्लस आर, a इक्वल बी क्यू प्लस आर। यही हमारा लेमा होता है। और देखो ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, ये क्लास 3rd 4th 5th में किया गया है। डिवाइड को चेक करते थे कि हमारा डिवीजन सही है या गलत है, तो वही चीज यहाँ भी करना है। यहाँ पर r के लिए कंडीशन होता है कि जो r की वैल्यू होगी, रिमाइंडर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी या 0 से ज्यादा होगी। 0 है तो फिर डिवीजन है, डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। 0 होगा या 0 से ज्यादा होगा और इस b से हमेशा कम आएगा, b से कम होगा। r के लिए कंडीशन क्या है कि r की वैल्यू 0 होगी या 0 से ज्यादा और b से कम, मतलब डिवाइजर से हमेशा कम रहेगा। क्योंकि डिवाइजर से अगर ज्यादा हो गया तो फिर और जाएगा एक बार, तो ये डिवाइजर के इक्वल नहीं आएगा, इससे कम रहेगा या तो 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हमारा लेमा होता है। इस लेमा का यूज करके 2 इंटीजर्स के एचसीएफ फाइंड करते हैं स्टेप वाइज, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। लेमा का यूज करके 2 इंटीजर्स के एचसीएफ फाइंड किया जाता है स्टेप वाइज, उसी को हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो ये हमारा लेमा हो गया, एल्गोरिदम हो गया। एल्गोरिदम से हम सिर्फ एचसीएफ फाइंड करते हैं और एचसीएफ पहले भी निकालते थे। एचसीएफ निकाला जाता था, उसमें
एक फैक्टराइजेशन मेथड होता था, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता था। तो यहाँ पर भी हम वैसे ही निकालेंगे, बस उसको स्टेप वाइज लिखा जाएगा। स्टेप वाइज लिख देंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ फाइंड करना। जैसे अभी हमको एक एचसीएफ निकालना हो, एचसीएफ एक देखिए कैसे निकाला जाएगा। जैसे फाइंड, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके इसका एचसीएफ हमको फाइंड करना है। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकता है। लेमा से रिलेटेड नहीं आएगा, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए आएगा। तो इसका एचसीएफ हम कैसे फाइंड करेंगे? एल्गोरिथम मेथड से। तो इसको सिंपली जैसे हम डिवीजन मेथड से करते हैं वैसे कर लेते हैं। 420 और 130 है। कैसे किया जाता था? जो सबसे कम नंबर है उससे हम डिवाइड करेंगे 420 को। ये कितने टाइम्स आएगा? ये लगभग 3 टाइम्स आएगा। तो ये आ गया हमारा 0, यहाँ 12 माइनस 9 ये 3 30 हो गया। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? लेमा के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? लेमा के फॉर्म में लिखेंगे 420 इक्वल 130 इंटू 3 प्लस 30। ये पहला स्टेप आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? अब इस 30 से डिवाइड करते थे, 30 से 130 को डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हमारा 4 टाइम्स आएगा। ये आ गया हमारा 10। अब इसको कैसे लिखा जाएगा? लेमा के फॉर्म में। लेमा के फॉर्म में लिखेंगे तो हम 130 इक्वल 30 इंटू 4 प्लस 10, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? फिर 10 से डिवाइड करते हैं और ये तब तक डिवाइड करते हैं जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए तब तक हम इसको डिवाइड करते हैं। जिस केस में रिमाइंडर 0 हो गया उस केस में जो डिवाइजर होता है उसी को एचसीएफ बोलते थे। एचसीएफ हमारा 10 आ गया। लेकिन इसको हम स्टेप वाइज कैसे लिख रहे हैं? इस तरह से लेमा फॉर्म में लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? 30 इक्वल 10 इंटू 4 10 इंटू 3 प्लस 0। तो एचसीएफ हमारा कितना आया? एचसीएफ आ गया 10। तो ये एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ निकाला गया। इसको हम रफली कर सकते हैं, रफ वर्क करके हम यहाँ पे काट देंगे। अगर बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से रफली करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। या दूसरा मेथड है, अगर कैलकुलेशन हम कर पा रहे हैं तो 420 130 इंटू 3 प्लस 30 लिखा जाएगा। फिर 130 को इधर करिए, फिर 30 इंटू 4। यहाँ से हम कैलकुलेशन ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन वो कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो हम आसान मेथड क्या है कि जैसे एचसीएफ हम लोग सीखे हैं पहले वैसे एचसीएफ निकाल के उसको लेमा के फॉर्म में लिख सकते हैं स्टेप वाइज। तो ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा यहाँ पर 10। इसके बाद इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड में और पूछा गया था कि एचसीएफ को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, आरडी शर्मा में है इस टाइप के क्वेश्चन और बोर्ड में पूछा गया था। तो इसको भी देख लेते हैं कैसे निकाला जाएगा। एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? मान लीजिए कि हमारा एचसीएफ है डी और नंबर्स हमारे कौन से हैं? नंबर्स हैं ए और बी। तो इसका जो एचसीएफ आएगा उस एचसीएफ को लिखते हैं एक्स ए प्लस वाई बी के फॉर्म में। इसी को बोला जाता है लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन। अब एचसीएफ को लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? देखिए यहां पर क्या करेंगे, जो एचसीएफ हमारा आएगा, लास्ट वाला स्टेप देखते हैं। एचसीएफ हमारा कितना आया है? 10। तो 10 इक्वल क्या लिखा जाएगा?
10 की वैल्यू हम HCF को XA और YB के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो यहां से हम पहली वाली जो स्टेप है, लास्ट वाली स्टेप को छोड़कर सेकंड से देखते हैं। HCF 10 इक्वल ये 30 इंटू 4 को हम इधर कर लेते हैं, 130 माइनस 30 इंटू 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 30 की वैल्यू यहां से निकालेंगे और इस पे पुट किया जाएगा। तो 30 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो रफली हम इसको देख सकते हैं। 30 इक्वल क्या लिखा जा सकता है, 30 इक्वल लिख सकते हैं 420। ये वाला टर्म हम इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 130 इंटू 3। ये वैल्यू हम 30 की जगह पर यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 130 माइनस 420 माइनस 130 इंटू 3 और पूरे का होल इंटू है 4। और इसको सॉल्व कर लीजिए, 130 माइनस 420 इंटू 4 माइनस इसको 3 4 जा 12 इंटू 130। ये 130 है, ये माइनस 12 130 है। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा माइनस 11 इंटू 130। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस प्लस करके माइनस 4 इंटू 420। तो इस HCF को अगर देखा जाए, HCF को देखा जाए तो HCF को हम XAYB के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पर A और B हमारा क्या था, A था 130 और B की वैल्यू क्या थी 420। तो A की वैल्यू 130, B की वैल्यू 420। यहां से X और Y की वैल्यू क्या आ गई, -11 और Y की वैल्यू -4। तो इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन का फॉर्म है ये, जिसमें HCF भी दे देंगे, कभी कभी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। HCF दिया रहेगा, AB दिया रहेगा, X की वैल्यू देगा और बोलेगा Y की वैल्यू निकालिए। तो किसी भी तरीके से कैसे भी दिया रहेगा उसको हम कंपेयर करके दोनों तरफ से निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन एक बार आ चुका है बोर्ड में इस टाइप का, तो इसको भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा अगला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखिए इसमें दो कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। दो कॉन्सेप्ट में कौन सा है, एक तो हम ये बता सकते हैं, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहले ये समझ लो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर का मतलब हुआ जिसके मोर देन 2 फैक्टर हो, जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। जैसे हमारा 4 हुआ, 4 का फैक्टर अगर निकाला जाए तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो इसके 3 फैक्टर आ रहे हैं। जैसे 6 हुआ, 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर है, जैसे 1 से कटेगा, 2 से, 3 से और 6 से। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या है हमारा, प्राइम नंबर का मतलब हुआ जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 दूसरा इटसेल्फ, जिसके केवल क्या होंगे, सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, 1 और इटसेल्फ। और इसका सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर होते हैं और सिर्फ 1। और मैं क्या बोल रहा हूं कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं, जिसमें एक खुद होगा और एक 1, 2 फैक्टर होगा। लेकिन 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है, इसलिए 1 प्राइम नंबर में नहीं आता। पहला प्राइम नंबर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, या इसको इवन प्राइम नंबर बोले तो वो 2 ही है। ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है या सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2।
इसके बाद 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 हमारा कौन सा है, कंपोजिट नंबर। 9 को अगर देखा जाए तो 9 के 3 फैक्टर होंगे, 1, 3 और 9। ठीक है, जो जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर है, और जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो हमारा प्राइम नंबर है। तो हम क्या बता रहे हैं कि पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, किसी भी कंपोजिट नंबर को। और ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन, पहला वाला ही क्वेश्चन है, जैसे एक्सरसाइज 2.1.2 का कि 140 को एक्सप्रेस करना है इसमें प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम जैसे हम लोग पहले निकालते थे वैसे इसको हम 140 को फैक्टराइज कर लेंगे। 140 को फैक्टराइज किया जाएगा तो ये 2 से कटेगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से। प्राइम नंबर से हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्राइम नंबर से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, प्राइम नंबर से फैक्टराइज कर रहे हैं। 7, फिर 7 ये 1, तो 140 को हम क्या लिख सकते हैं, 140 को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तो ये 140 हमारा कंपोजिट नंबर था और इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, और इसका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट इसका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका यूज हम इरेशनलिटी प्रूव करने में भी करते हैं। जैसे प्रूव करने के लिए आता है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, 1/√7 इज इरेशनल नंबर, और इस पे क्वेश्चन बोर्ड में 100% आना ही आना है। ये 2 नंबर है 3 नंबर में, इस पे क्वेश्चन आता है इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए, उसको भी आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा जैसे क्या बता रहे हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट इसका क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का, कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, थोड़ा ये सिंबल ध्यान रखना, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब है ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, ए डिवाइड्स पी स्क्वायर। जैसे इसको ध्यान रखना, क्या पढ़ा जाएगा, ए डिवाइड्स पी स्क्वायर, या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए। दोनों का मतलब एक ही है, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए डिवाइड्स पी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सिंबल थोड़ा ध्यान रखना। और हम आते हैं इस पे, अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। मतलब इफ ए डिवाइड्स पी स्क्वायर देन ए डिवाइड्स पी, तो ए जो है पी को भी डिवाइड करेगा। अब इसका यूज देखते हैं हम लोग, पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.2 में है, उसके बाद फिर इस पे रिलेटेड क्वेश्चन ही रेशनलिटी प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव किया जाता है। जैसे इसमें एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 में तो कुछ है नहीं क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है लेमा पर बेस्ड है, जो कि सिलेबस से हट गया है। और पहला क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द सीएफ ऑफ, इस टाइप का क्वेश्चन भी बता ही चुके हैं। आगे इसमें एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 पहला वाला क्वेश्चन भी हम एक्सप्रेस कर दिए हैं कि इसमें क्या करना था, 140 को हमको कंपोजिट नंबर के फॉर्म में लिखना था। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना था। दूसरा इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है एचसीएफ, एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये फार्मूला भी हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसको ध्यान रखना। अगर हमारे पास दो नंबर हैं ए बी, लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी,
तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या बनता है, HCF इंटू LCM इक्वल A इंटू B। और इस पे भी एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है 1 नंबर का, इसमें कोई भी 3 दिया रहेगा और एक पूछ लिया जाएगा निकालने के लिए। जैसे HCF दिया, LCM दिया है, 1 नंबर दिया है, दूसरा नंबर पूछ लेगा, या दोनों नंबर दिया है, LCM दिया है, HCF पूछ लिया जाएगा, या दोनों नंबर LCM दिया है, HCF पूछा जाएगा, दोनों नंबर HCF LCM। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन कोई भी 3 दिया रहेगा और एक पूछा जाएगा, तो उसको हम बड़े आराम से ट्रांसपोज करके इधर उधर निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो पहले क्या करना है, उनको HCF LCM निकालना है, फिर उसके बाद इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो नंबर हमारा कौन सा दिया है इसमें, जैसे 26 पहला वाला क्वेश्चन है, 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो इसका HCF और LCM हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं। LCM इसका क्या आ जाएगा, पहले CF देख लेते हैं। 26 और 91 का फैक्टर कर लो। 26 का फैक्टर क्या आएगा, 2 से कटेगा, ठीक है, 2 इंटू 13, और 13 तो प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर होना नहीं है। 91 को अगर हम काटें तो ये 7 इंटू 13। तो HCF इसका क्या होगा, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों नंबर में जो कॉमन है वो हमारा क्या है, HCF है। इसका HCF कितना हो गया, 13। और LCM में क्या होगा, LCM में हम सारे नंबर लेंगे, जो कॉमन रहेगा उसको एक ही बार लिया जाएगा। जैसे 2 इंटू 7 ये तो रहेगा ही, इंटू 13, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से हमको LCM और HCF दोनों मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो रिलेशन दिया गया है, HCF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ नंबर, इसी पे रख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत आसान क्वेश्चन 1 नंबर में इस पे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द HCF LCM ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बाद है एक्सप्लेन, एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है क्वेश्चन बोर्ड में। जैसे एक्सप्लेन 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। इसको बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है, एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। देखिए यहां से अगर हम देखें तो ये प्लस साइन जो है इसको 2 टर्म में डिवाइड कर दिया, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और टर्म हमेशा प्लस माइनस से अलग होता है। तो एक टर्म हमारा ये है और एक टर्म ये है, इन दोनों टर्म में 13 है, 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, 13 इसमें कॉमन हो जाएगा, तो 13 कॉमन होने के बाद बचेगा क्या हमारे पास, 7 इंटू 11 प्लस 1, 7 इंटू 11 प्लस 1। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो किसी भी नंबर का 1 जो है फैक्टर तो होता ही है, एक फैक्टर 1 हो गया, दूसरा फैक्टर मान 13 है, और तीसरा फैक्टर ये है। और इसको चाहो तो और सॉल्व करके और भी बहुत सारे फैक्टर इसका बना सकते हो। से 13 ये कितना हो जाएगा हमारा, 77 इंटू प्लस 1 78, तो 78 का फैक्टर कर लो, इसमें बहुत सारे फैक्टर मिल जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर आ रहे हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, इसलिए क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें इरेशनलिटी कैसे प्रूव किया जाता है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में है क्योंकि इरेशनलिटी पर क्वेश्चन बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। दो तीन क्वेश्चन इस चैप्टर में भी और बचे हैं जो बोर्ड के लिए हैं। जैसे इरेशनलिटी प्रूव करना रहेगा, एक वो रेशनल नंबर में जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करके आता है, उसमें बिना डिवाइड किए हुए बताना कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, या कितने डेसिमल पर वो टर्मिनेट होता है, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहा है।
तो पहले देख लेते हैं इरेशनलिटी कैसे प्रूव किया जाता है। जैसे इसको डायरेक्ट हम क्वेश्चन से ही देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम आप अर्थमेटिक समझ ही चुके हैं कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करता है। इसी का यूज किया जाएगा इरेशनलिटी प्रूव करने में। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। प्रूव करना है अंडर रूट 3 क्या है, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर प्रूव करना, देखो इसको हम एक कंट्राडिक्शन मेथड होता है, कंट्राडिक्शन मेथड से उससे प्रूव किया जाएगा। कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब हुआ कि इसको हम गलत प्रूव करेंगे तो सही आ जाएगा, गलत प्रूव किया जाएगा तो ये सही आंसर देगा, जिसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि अंडर रूट 3 हमारा क्या है, रेशनल है। अंडर रूट 3, लेट अंडर रूट 3 इज रेशनल। और अगर ये रेशनल नंबर है या कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है, या नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q या a अपॉन b वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। तो किसी भी रेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, a अपॉन b या p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लिख देते हैं अंडर रूट 3 इक्वल a अपॉन b। और इसमें हमको ये बताना पड़ेगा कि ए बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। और ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि इसी चीज को हम गलत करते हैं। को प्राइम का मतलब क्या हुआ कि दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 है, दो नंबर जिसका एचसीएफ 1 है, जैसे 2 और 3। इसका अगर हम एचसीएफ निकालें, 2 का फैक्टर कर लो, 2 का फैक्टर क्या होगा, 1, 2। 1 से कटेगा 2 से कटेगा। 3 का फैक्टर कर लें तो 1, 3 आ जाएगा। 1 से कटेगा 3 से कटेगा। और इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1, मतलब दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। तो ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। या हम डायरेक्ट सीधे बोल सकते हैं कि दो प्राइम नंबर को हम को प्राइम कहते हैं, दो प्राइम नंबर को प्राइम बोला जाता है। तो यहाँ पर ए और बी हमारा क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब ए और बी का एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। और इसी चीज को अगर हम गलत कर दें तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। b का इसमें करेंगे तो ये अंडर रूट 3b इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। अब एक चीज हमको पता है कि b स्क्वायर के साथ 3 मल्टीप्लाई है। 3 से अगर हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। एग्जांपल जैसे 3 इंटू 7 कर दो, 3 से डिविजिबल है। 3 इंटू 10 कर दो, 3 से डिविजिबल है। 3 इंटू 13 कर दो, 3 से डिविजिबल है। 3 इंटू हम कुछ भी कर दें वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 इंटू एक्स कर दो, 3 इंटू वाई कर दो, तो वो सब क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हमारा 3 इंटू बी स्क्वायर है, इसका मतलब 3 डिवाइड्स 3b स्क्वायर। इससे सभी लोग एग्री हो, 3 डिवाइड्स 3b स्क्वायर। क्योंकि हम क्या बता रहे हैं कि अगर किसी भी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 3b स्क्वायर 3 से डिविजिबल है। 3b स्क्वायर को 3 डिवाइड करेगा। और अब थोड़ा देखिए यहाँ पर 3b स्क्वायर इक्वल क्या दिया गया है, a स्क्वायर। अगर 3b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि इसी के इक्वल दिया गया है, इसी के इक्वल दिया गया, तो 3 डिवाइड्स a स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लगा सकते हैं। अभी क्या बताया गया था कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 डिवाइड्स a। ये हमारा सेकंड इक्वेशन। और ऐसे ही हम आगे भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं a इक्वल 3c।
इसे प्रूव करने के लिए माना गया है यहाँ पर अगर अंडर रूट 3 है तो 3c मान ले रहे हैं, यहाँ पर 7 होता तो अंडर इक्वल 7c मान लेते, 5 होता तो इक्वल 5c मान लेते, 2 होता तो इक्वल 2c मान लेते, जो भी रहेगा। तो और इस a इक्वल 2c को पुट कर दे इक्वेशन 1 में, पुट a इक्वल 2c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए a इक्वल 2c इक्वेशन 1 में रखना है तो 3b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a की जगह पर हम 2c रख दिए, और सॉरी 3c, a इक्वल 3c रखा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3c का स्क्वायर, तो ये पूरा सॉल्व करने में क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर 3b स्क्वायर, ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो b स्क्वायर इक्वल क्या आएगा 3c स्क्वायर। अब यहाँ पर 3 से फिर c स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा 3 डिवाइड्स 3c स्क्वायर, और इसी के इक्वल b स्क्वायर है तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स b स्क्वायर। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम क्या लिख सकते हैं 3 डिवाइड्स b, ये बन गया हमारा सेकंड। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड सॉरी ये थर्ड है, सेकंड और थर्ड को ध्यान से देखिए तो a और b का एक फैक्टर और मिल गया और वो क्या है 3, और हम माने क्या थे कि a b क्या है को प्राइम नंबर है, इसका मतलब जो माने हैं वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्ट आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, supposition is wrong, hence under root 3 is irrational। और ये 3 नंबर में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। अब इसकी जगह पर चाहे 3 रख दें, चाहे 5 रख दें, चाहे 2 रख दें, चाहे 7 रख दें, जो भी चाहे रख दें, सॉल्व पूरा मेथड यही होगा, ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। एक इस पे देख लेते हैं 1/√7 पर, देखिए जैसे इसी क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, प्रूव दैट 1/√7 इज इरेशनल नंबर। इसमें भी सारा प्रोसेस वही करेंगे, सब कुछ वैसे ही किया जाएगा, और क्योंकि बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रहता वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बोला जाता है एनसीईआरटी बेस्ड, और ये सीबीएसई का सर्कुलर भी है कि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए, तो एनसीईआरटी के बेस पर ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, जैसे डायरेक्ट अंडर√7 ना देकर 1/√7 दे दिए, किसको प्रूव करिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 1/√7 इज रेशनल मानकर इसको a/b के फॉर्म में लिखा जाएगा। पूरा प्रोसेस वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b इक्वल √7 है, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, b स्क्वायर इक्वल 7a स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाएगा। 7 डिवाइड्स 7a स्क्वायर, और 7a स्क्वायर जो है b स्क्वायर के इक्वल है, तो 7 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो 7 डिवाइड्स क्या हो जाएगा b बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पूरा प्रोसेस जैसे भी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताए थे, यहाँ पर थोड़ा ये लिख लिया करिए, वेयर a एंड b आर कोप्लान, ये लिखा जाएगा, तो इसको मान लीजिए सेकंड। अब यहाँ पर हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे b की जगह पर, b की जगह पर पुट किया जाएगा लेट b इक्वल 7c, क्योंकि इसके पहले वाले में हम a इक्वल मानते थे, यहाँ पर हम b इक्वल मानेंगे, बस यही इतना केवल चेंज होगा, इस b की जगह पर रखा जाएगा 7c, बाकी पूरा प्रोसेस पूरा क्वेश्चन वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट b इक्वल 7c इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7c का होल स्क्वायर इक्वल 7a स्क्वायर, 49c स्क्वायर इक्वल 7a स्क्वायर, 7c कैंसिल होगा, 7c स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर,
अब यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, 7 से सी स्क्वायर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो 7 डिवाइड्स 7 सी स्क्वायर, 7 सी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है, तो 7 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 7 डिवाइड ए, ये बन गया हमारा सेकंड। अब यहाँ थर्ड, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड से अगर देखा जाए तो ये हमारा कंट्राडिक्ट हो गया, क्योंकि हम क्या माने हैं, ए बी क्या है, को प्राइम, लेकिन ए और बी का एक फैक्टर 7 भी आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो हम माने हैं वो हमारा गलत है, तो यहीं पे लिखा जाएगा दिस इज कंट्राडिक्ट, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, supposition is wrong, hence 1/√7 is irrational number, irrational number। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स में दे देते हैं पेपर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और दो और देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। जैसे पिछली बार के बोर्ड के पेपर में पूछ लिया था, √2 प्लस √3 को इरेशनल दिखाइए, या उसकी जगह पे √a प्लस √b को इरेशनल दिखाइए। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है कि प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल। अब इन सब में इतना बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, इसमें बस हम क्या करेंगे, कैसे प्रूव होगा, लेट करेंगे 2√3 इज रेशनल, इसको मान लेते हैं कि ये क्या है, रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो भी बताया गया 2 क्वेश्चन में कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। ab क्या है, को प्राइम है, ab को प्राइम है। इस 2 को अगर हम इधर कर दें तो √3 = a/2b हो जाएगा, और a/2b रेशनल है, a/2b इज रेशनल। और इस टाइप के क्वेश्चन में बोर्ड में दिया भी रहता है कि जैसे इफ √3 इज इरेशनल, इफ √3 इज इरेशनल देन प्रूव दैट 2√3 इज इरेशनल, ये क्वेश्चन रहेगा उसमें। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, इफ √3 इज इरेशनल देन प्रूव दैट, ये क्वेश्चन में रहेगा। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है। अब ये 2√3 को a/b मान लिए, 2 को उधर किए, a/2b हमारा रेशनल है और इसी के इक्वल √3 है, इसका मतलब क्या है, then √3 is also rational, but क्वेश्चन में क्या दिया गया है, √3 क्या है, इरेशनल है, √3 is irrational। इसका मतलब क्या है कि जो हम माने हैं वो गलत माने हैं, यहाँ पे लिखना है hence our supposition is wrong। √2√3 is irrational। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसमें बस इतना ही कैलकुलेशन करना है, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं होगा। एक इस पे क्वेश्चन और देख लीजिए, और इसका ये लास्ट रहेगा। इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए इससे ज्यादा और नहीं पूछा जाता। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप का दे दे, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल। अगर इसको हमको प्रूव करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर
सेम वही प्रोसेस, लेट √2 प्लस √3 इज रेशनल। मान लेते हैं कि ये रेशनल है, कंट्राडिक्शन मेथड अब अपना लगाएंगे। मान लिए कि ये क्या है, रेशनल है। और अगर ये रेशनल है तो इसको हम √2 प्लस √3 इक्वल a/b लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। मान लेते हैं कि ये a/b के फॉर्म में लिखा गया है, a b कोप्राइम है। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बनेगा, इधर हमारा a²/b², इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3 इक्वल a²/b²। ठीक है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √3 का स्क्वायर 3, और ये हमारा 2√6 इक्वल a²/b²। अब यहाँ पर √6 को केवल रोकना, बाकी सारे टर्म को हम उस तरफ ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। तो ये हमारा 5 है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2√6 इक्वल a²/b² माइनस 5। यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करो और 2 को इस तरफ ले आओ, तो √6 इक्वल क्या होगा, a² माइनस 5b²/2b²। अब ये जो टर्म है ये हमारा रेशनल है। ये इसके पहले वाला क्वेश्चन जैसे बताया थे, सेम वही प्रोसेस लगेगा, वेयर a² माइनस 5b²/2b² इज रेशनल। और अगर ये रेशनल है तो √6 भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि उसी के इक्वल ये भी दिया गया है, √6 इज आल्सो रेशनल, √6 इज also rational, but √6 होता क्या है हमारा, इरेशनल। √6 क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम माने हैं वो गलत है, देन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। Hence, √2 plus √3 is irrational। ठीक है, अब यहाँ बोर्ड में क्या करेंगे, बोर्ड में क्वेश्चन बदलेंगे तो इस 2 और 3 की जगह पर a और b लिख देंगे, इस 2 और 3 की जगह पर a और b लिख दिया जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इतना अगर तैयार हो जाता है तो ये बोर्ड के लिए इनफ होगा, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बोर्ड में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं जो एकदम रटे रटाए क्वेश्चन हर साल दे रहा है बोर्ड वाला, तो इसमें जैसे ये इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए दे देते हैं, इरेशनल प्रूव करिए, और एक क्वेश्चन रेशनल नंबर पे आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे, इस पे देख लीजिए। जैसे देखो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, और ये क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या होता है, a number which is written in the form of p/q where q does not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए, p and q are integers, pq क्या है हमारे इंटीजर। ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। रेशनल नंबर हमारा ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग होता है, एक टर्मिनेटिंग है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इसी को हम रिपीटिंग, इसी को हम रिकरिंग, ये सब बोलते हैं। टर्मिनेटिंग पे क्वेश्चन आता है, ये पिछले 2-3 साल से लगातार दे रहे हैं कि कितने डेसिमल पर टर्मिनेट होगा। एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और कुछ जैसे इस टाइप का क्वेश्चन दे देंगे 2/2 × 5, ये कितने डेसिमल पे टर्मिनेट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से लगातार बोर्ड में 1 नंबर में, कभी एमसीक्यू में दे देता है, कभी वेरी शॉर्ट में 1 नंबर वाले में, ये हर बार दे देता है।
देखो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, जिसका डेसिमल के बाद एंड हो जाए, जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाए वो टर्मिनेटिंग है। और उसको बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करेंगे, बिना डिवाइड किए हुए कैसे, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें क्लास 8th 9th में तुम लोग पढ़ते आओ, उतना डिटेल में 10th में नहीं है। बिना डिवाइड किए हुए टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कैसे बताया जाएगा, ये हमारा P अपॉन Q के फॉर्म में है। तो जो डिनोमिनेटर है Q, इसका जो फैक्टर है ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के फॉर्म में अगर है, तो हमारा जो रेशनल नंबर होगा या डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेट करेगा। रेशनल नंबर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट करेगा अगर Q का फैक्टर 2 की पावर m और 5 के पावर n है तो। फॉर एग्जांपल जैसे 1/20 कर दें, 1/20 को अगर देखा जाए तो ये 1/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 है। इसको 1/20 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। अगर अकेले भी ऐसे दिया गया है जैसे 1/125, इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5 की पावर 3। अब इसमें ढूंढोगे कि 2 की पावर नहीं दिया गया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 0, क्योंकि 2 की पावर 0 क्या होता है 1। तो ये भी तो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो गया, तो ये भी क्या है हमारा टर्मिनेटिंग है। जैसे 1/8 दे दिया गया, तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता चलेगा कि कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का फैक्टर कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 की पावर m और 5 के पावर 2 और 5 के पावर में अगर आ रहा है, 2 और 5 के फॉर्म में अगर आ रहा है, तो हमारा रेशनल नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और इसमें अगर हमको पहचान करना हो, जैसे एक क्वेश्चन है इसमें देख लीजिए, जैसे आरडी शर्मा में क्वेश्चन दिया गया है, आरडी शर्मा में ये क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन सा है हमारा 23/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 टर्मिनेट। द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट। कितने डेसिमल पर ये टर्मिनेट करेगा उसको अगर हमको पता करना है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है, पहले तो हम समझ लीजिए, उसके बाद ये इसकी क्वेश्चन बस 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसका ट्रिक समझ लोगे। पहले इसका पूरा मेथड समझ लीजिए, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। हम करते क्या है, इसमें 2 और 5 के पावर को सेम कर लेते हैं। 2 और 5 के पावर को कैसे सेम किया जाएगा, 23 है, यहाँ 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो हम क्या करते हैं, एक 5 से ऊपर एक 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा बनेगा क्या, 23, ऊपर मल्टीप्लाई कुछ मत करिए, उसकी कोई जरूरत नहीं हमको। ये 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 बन गया। इसको हम इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि एक्सपोनेंट में एक कॉन्सेप्ट रहा होगा a की पावर m इंटू बी की पावर m, इसको हम a इंटू बी की पावर m लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 23 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 मतलब 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, ये 100, और नीचे अगर 100 है तो ऊपर कितने डिजिट पे डेसिमल लगता है, 2। इसका मतलब क्या है, ये 2 डेसिमल पर टर्मिनेट करेगा। ऐसे ही अब हमको यहाँ पे ये करना भी नहीं है, ये प्रोसेस करना भी नहीं है, सिर्फ देखना है कि 2 और 5 पर मैक्सिमम पावर कितना है। 2 और 5 पर मैक्सिमम पावर देखना है, 2 पर कितना दिया गया है 2, इसका मतलब ये 2 डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट करेगा। कोई कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि फाइनली हम लोग करते क्या है, 2 और 5 की पावर सेम करते हैं, 2 और 5 की पावर सेम करते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे दे दिया जाए 7 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 है,
अब ये कितने डिजिट पर कितने डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट होगा, तो कुछ नहीं करना, क्या बोले कि 2 और 5 का मैक्सिमम पावर देख लीजिए क्या है, मैक्सिमम पावर 4 है, इसका मतलब इसमें कितने डेसिमल प्लेस पर ये टर्मिनेट करेगा, 4 डेसिमल प्लेस पर। एक नंबर यहां से तुम लोगों का एकदम फिक्स है, एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आराम से आ जाएगा, बस कोई कैलकुलेशन नहीं करना। अगर इसको समझना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, अभी ये 7 2 की पावर 3 5 की पावर 4 है, तो हम क्या करते हैं, दोनों की पावर ही तो सेम करते हैं ना। दोनों की पावर सेम कैसे होगा, यहाँ पे 3 है पावर, यहाँ पे 4 है, तो 2 का एक पावर कम है, तो 2 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर जैसे है वैसे रहने दीजिए, नीचे बन गया 2 की पावर 4 5 की पावर 4, 7 इंटू 2 2 इंटू 5 की पावर 4, ये हमारा 7 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 4 डेसिमल प्लेस पर टर्मिनेट होगा। तो इस तरह से ये फर्स्ट चैप्टर तुम लोगों का इसमें कंप्लीट हो गया, और फर्स्ट चैप्टर इसमें इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बोर्ड के पेपर में इतना पर्याप्त है, इससे ज्यादा क्वेश्चन बोर्ड में कभी पूछा नहीं गया ना, तो आता ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन ये होमवर्क में रहेगा, इसको सब लोग कर लेना घर पे, क्योंकि पिछली बार जो बोर्ड में आया था क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिए थे, उसमें ये प्रूव करने के लिए था, prove that under root a plus under root b is irrational number, ये हमारा होमवर्क हो गया। इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बाकी इसके बाद पॉलिनोमियल और फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारे चैप्टर्स के वीडियो और इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे बोर्ड के लिए तुम्हारे, वो सारे क्वेश्चन हम करवा देंगे। अगला वीडियो इसका पॉलिनोमियल का नेक्स्ट डे मिल जाएगा सब लोग को। धन्यवाद।